नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं पल्लवी सिंह। खबरों की ओर रुख करेंगे तो आपको बताते चलें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को लोकसभा में संसदीय मर्यादा का उल्लंघन किया है। उन्होंने स्पीकर की अनुमति के बिना ही किसान आंदोलन में मारे गए लोगों के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया। इस बात से स्पीकर खासा नाराज हो गए और स्पीकर ने ओम बिरला जी ने कहा कि लोकसभा को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। ऐसे में अगर राहुल गांधी को मौन रखवाना भी है तो पहले इसकी अनुमति लेनी चाहिए थी। राहुल गांधी ने इस काम से लोकसभा स्पीकर खासा नाराज बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि स्पीकर ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करती है और बताया है कि संसदीय मर्यादा तोड़ने पर उन्होंने कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी आप लोग मुझे ही सौंप दें, इसलिए मुझे तय करने दीजिए और बता दें कि लोकसभा में राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलना था। जब उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की तो कहा, मैं बजट पर टिप्पणी नहीं करूंगा और प्रदर्शन के तौर पर बजट पर नहीं बोलूंगा। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पर बोलूंगा। जो किसान शहीद हुए हैं उन लोगों को सदन में श्रद्धांजलि नहीं दी गई। मैं भाषण के बाद 2 मिनट के लिए किसानों के लिए मौन रखूंगा। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा, बजट पे आज यहाँ टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा और उसके बाद मैं अपना मुंह चुप कर दूंगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। धन्यवाद। एक मिनट आप एक मिनट माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए मिनट बैठिए माननीय प्लीज बैठिए। मान्य सदस्यगण, इस सदन को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और कोई भी मान्य सदस्य कहेगा मैं आज उत्तराखंड के मरे लोगों पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, कोई कहेगा कि मैं आज बॉर्डर पर मरे श्रद्धांजलि अर्पित करूं, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। आप बोल रहे हैं तो नहीं, आप बोल रहे, पहले आप बोल लो। तो बोल रहे तो आप बोलने का दे रहे। तो मेरा माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सबने मुझे इस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। इस तरीके का व्यवहार करना सदन में मैं सोचता हूं कि उचित नहीं है और ये गरिमा में भी नहीं है, क्योंकि इसलिए मैं माननीय सदस्यगण आग्रह करूंगा कि हमें सैनिकों के प्रति सबका सम्मान है, पूरे सदन का सम्मान है, 130 करोड़ जनता का सम्मान है, लेकिन सदन की गरिमा और संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी है। आप कभी भी कोई ऐसा विषय है तो मुझे लिखकर दें, मैं आपके विषय पर सभी लोगों से चर्चा करके आदर करूंगा, लेकिन कम से कम सदन चलाने की जिम्मेदारी जिसको आपने दी है उसको करें। मैं इसको। और इसी के साथ रुक करते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। इसके बाद दोनों शहरों के बीच का सफर बहुत आसान हो जाएगा और न केवल दोनों शहरों की दूरी कम होगी बल्कि समय भी कम लगेगा। महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे और दिल्ली और देहरादून के बीच अभी करीब 235 किलोमीटर की दूरी है। तो वहीं दिल्ली, सहारनपुर और देहरादून इकोनॉमी कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद ये दूरी कम होकर 210 किलोमीटर ही रह जाएगी, जबकि 6 से 5 घंटे का जो सफर है वो कम होकर 2.5 घंटे का रह जाएगा। तो वहीं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक यह देश का पहला हाईवे होगा जहां पर 12 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए बनाया जाएगा। इस हाईवे पर गाड़ियों के लिए न्यूनतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तय होगी। तो वहीं वाहन चालकों के लिए
कई तरह की सहूलियतें भी जरूर होंगी। तो वहीं अक्षरधाम से देहरादून तक बनने वाला इस हाईवे को 4 टुकड़ों में बांटा गया है। इस हाईवे के निर्माण से उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही आर्थिक गतिविधियों के लिए भी ये काफी फायदेमंद रहेगा। ये हाईवे 6 लेन का होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर हावड़ा रेलवे स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी नदार, ये जो हाईवे है इससे काफी जो है सहूलियत मिलेगी और दोनों राज्यों के लिए काफी अच्छा रहेगा। आपको बता दें कि ये जो कॉरिडोर है ये उत्तराखंड, यूपी और बंगाल जो दिल्ली है उसको जोड़ेगा और इसको 4 खंड में जो है बांटा गया है और 4 टुकड़ों में इसको बांटा गया है। इस हाईवे के निर्माण से उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियों के लिए भी ये काफी फायदेमंद होगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान होना भी बाकी है, लेकिन सियासी दंगल लगातार जारी है। लेफ्ट फ्रंट ने आज 12 घंटे के लिए बंगाल बंद का आह्वान किया है, तो वहीं राज्य में बंद का मामूली असर देखा जा रहा है। हावड़ा ब्रिज सरकारी बसें चलती हुई दिखी, लेकिन हावड़ा रेलवे स्टेशन से प्रीपेड टैक्सी नदारद मिली है। तो वहीं सिलीगुड़ी में भी सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है और इसी के साथ ही सड़कों पर फिलहाल बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में वाम दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और सड़क को जाम कर दिया गया है। असल में कांग्रेस लेफ्ट फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने रोजगार की मांग को लेकर गुरुवार को कोलकाता के नबन्ना और वहां पर मार्च निकाला था, लेकिन इस दौरान पुलिस और लेफ्ट कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। तो वहीं वामपंथी पार्टियों का आरोप है कि पुलिस के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी। इसी के साथ ही वाटर कैनन का भी पुलिस द्वारा इस्तेमाल किया गया और वहीं इसके विरोध में लेफ्ट ने आज पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया है। तो वहीं खबर कन्नौज से है, जहां पर आपको बता दें कि एक बुजुर्ग महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं आपको बता दें, बुजुर्ग महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा काटा, जिससे कि अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तो वहीं गुस्साए परिजनों ने महिला के मकान मालिक को भी जमकर पीटा, जिसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें, पिटाई की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई थी। हालांकि अभी तक ये मामला स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मकान मालिक की पिटाई क्यों की गई। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि महिला ने कुछ ही दिन पहले अपनी जमीन 35 लाख रुपए में बेची थी, जिसके चलते उसकी हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। तो वहीं पूरी जो मामला है कन्नौज से सामने आया, जहां पे एक बुजुर्ग महिला का अज्ञात कारणों के चलते जो है उसका शव बरामद हुआ है। तो वहीं हत्या का जो कारण है, जो मृत्यु का कारण है, वो भी अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि महिला ने हाल ही में अपनी जमीन बेची थी, जिसके लिए उसे 35 लाख रुपए की राशि मिली थी, जो जिसको लेकर हत्या की आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो वहीं परिजनों ने महिला के मकान मालिक की भी जमकर पिटाई की, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। तो वहीं मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में भी जमकर हंगामा काटा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है और वहीं इस पूरे मामले की छानबीन जो है पुलिस काफी गंभीरता के साथ कर रही है और हर एंगल की तरफ जो है, सत्या के हर एंगल की तरफ पुलिस जांच कर रही है। मैंने अपना बैग जस्ट आके रखा है यहाँ, तभी एक लेडी आई और वो मैं थोड़ी सी देर के लिए दुकान पे चली गई, बस 5 सेकंड्स के लिए। तभी मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरा बैग गायब हो गया। फिर हमने यहाँ पे पूछताछ केंद्र पे कांटेक्ट किया और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कराई, तो उसमें साफ साफ पता शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद महिला के जो परिजन हैं वो मौके पर पहुंच गए और उनके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। तो इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्र प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें, शालिग्राम थाना क्षेत्र के बमरौली गांव में खेत की रखवाली करने गए युवक की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। वहीं बमरौली गांव निवासी घनश्याम पाठक पेशे से किसान था। गुरुवार को रात वो अपने खेत पर गेहूं की फसल रखवाली करने के लिए खेत पर ही बनी कोठरी में लेटे थे। शुक्रवार की सुबह जब घनश्याम का पुत्र मौके पर पहुंचे तो पिता का खून से लथपथ सब देखकर बच्चा आवाज हो गया। आनंद फानंद उस परिजनों व पुलिस को सूचना दी। शुरुआती जांच में पुलिस
के बाद पुलिस ईंट से कुचल के हत्या की बात कही जाने की बात कह रही है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी, तो हत्या के कारण अभी तक कुछ सामने आ पाए? परिजनों की तरफ से किसी पे शक जो है जाहिर किया गया है? फिलहाल अभी परिजनों का किसी पे आरोप नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल। परिजनों को यही कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने इन लोगों को घटना का अंजाम दिया है। जी, तो वहीं ये भी मामला सामने आता है कि महिला ने कुछ ही दिन पहले अपनी एक जमीन बेची थी जिसके लिए उसे 35 लाख रुपए मिले थे। तो क्या लगता है कि उन रुपयों के चक्कर में तो कहीं इनकी हत्या नहीं कर दी गई? हाँ बिल्कुल, कुछ अंदेशा भी जताया जा रहा है कि पैसों को लेकर इनकी हत्या की जा सकती है। जी, तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में अभी तक सामने आई है? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आगे जांच के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी, किसी को पूछताछ के लिए अभी हिरासत में लिया गया क्या? अभी फिलहाल पुलिस ने किसी को पूछताछ के हिरासत में नहीं लिया है। पूरे मामले की सीसीटीवी भी देख रही है। उसके बाद जांच के बाद आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बिजनौर के रोडवेज बस स्टेशन पर खड़ी महिला यात्री का बैग चोरी हो गया और चोरी की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई है। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बैग चोरी करने वाली महिला बताई जा रही है। इसी के साथ ही सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि यात्री महिला ऋषिकेश से बिजनौर रोडवेज बस स्टेशन पर आने के बाद भाई का इंतजार कर रही थी कि तभी महिला के पास खड़ी दूसरी महिला उसके बैग को लेकर वहां से फरार हो गई। तो वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर इस पूरे मामले को जो है जांच करने के लिए शुरुआत कर दी है। आपको बता दें पूरी जो घटना है बस स्टेशन की है, जहां पर पुलिस ने सीसीटीवी की जो फुटेज है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये महिला जो है ऋषिकेश से आई थी और आपको बता दें कि वहां पर बस स्टेशन पर अपने भाई का इंतजार कर रही थी कि तभी पास खड़ी दूसरी महिला ने उसके बैग को छीन लिया और वहां से फरार हो गई। तभी मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरा बैग गायब हो गया और मैंने अपना बैग जस्ट आके रखा है यहाँ। तभी एक लेडी आई और वो मैं थोड़ी सी देर के लिए दुकान पे चली गई, बस 5 सेकंड्स के लिए। तभी मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरा बैग गायब हो गया। फिर हमने यहाँ पे पूछताछ केंद्र पे कांटेक्ट किया और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक कराई तो उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि वो लेडी मेरा बैग लेके जा रही है। क्या क्या सामान था उसमें? उसमें मेरे ATM थे 2, मेरा पैन कार्ड था, मेरा आधार कार्ड था और भी डॉक्यूमेंट्स थे। मैंने अपना बैग जस्ट आके रखा है यहाँ। तभी एक लेडी आई। तो मैं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लोकेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र कुमार जी, क्या कुछ पूरा मामला रहा, जरा विस्तार से बताइए। पल्लवी जी, मैं बता दूं आपको, ये बिजनौर का रोडवेज अड्डा है। यहाँ लगातार आए दिन घटना चोरी की होती रहती है, क्योंकि बच्चा गैंग भी घूमता है और बड़ा भी है, महिला भी घूमती है। लगातार घटना का अंजाम दे रहे हैं। पुलिस कोई कार्रवाई इन पर करने को तैयार नहीं है। आए दिन कोई ना कोई किसी गरीब आदमी ठगी महसूस करता है। अब इनका भी पर्स लेकर ये दुकान पे कुरकुरे लेने गई थी और इनका जो कह रही थी ये कुरकुरे लेने गई थी, उसके तुरंत बाद देखा तो वो महिला इनका बड़ा बैग भी उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पाया तो छोटा बैग लेकर रफू चक्कर हो गई। तो लोकेंद्र जी, पुलिस जिस तरह से सीसीटीवी को खंगालने में जुटी है और तलाश कर रही है आरोपियों की, तो क्या कुछ उसमें अभी निकल कर आया है? अभी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, खाली है पुलिस के हाथ, क्योंकि वे खाना पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे रोज की घटनाएं हैं यहाँ पर चोरी की, और लाइव भी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये महिला जो है पूरी कोई गैंग वैंग है इनकी, या फिर वो अकेले ही ऑपरेट करती है? नहीं, गैंग है यहाँ पर पूरी, क्योंकि आदमी भी यहाँ मौजूद हैं और महिला भी हैं। ये बुजुर्ग महिला थी और आए दिन ये घटना को अंजाम देती रहती हैं। जी, और क्या कुछ अपडेट इसमें निकल कर आ रही है? और भी किसी के बैग वैग चुराया गया उस वक्त रेलवे वहां से, बस स्टेशन से? अभी तो कल की घटना में तो यही बैग चुरा कर वो रफू चक्कर हो गई थी और पुलिस खंगालने में लगी है और टीम भी इसमें लगाई जा रही है कि जिससे जल्द से जल्द इस महिला को पकड़ा जा सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोकेंद्र कुमार जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि किस तरह से जो बस स्टेशन है वहां पर एक महिला का दिन दहाड़े बैग चोरी कर लिया जाता है, लेकिन सामने ये खबर निकल कर आ रही है कि पुलिस की तरफ से भी किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस वजह से बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद हो गए हैं। तो वहीं इस तरह की जो वारदात है वहां पर ये चोरी की घटनाएं कई बार जो है की जा चुकी हैं।
तो वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पे स्पाइसजेट एयरवेज को टूर एंड ट्रैवल एजेंसी से खपा। गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास ने कैंट थाना में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। विधायक का कहना है कि स्पाइसजेट और एयरवेज के एक निजी संस्था टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से मेन एक रिजर्वेशन बुक करवाया था, जहां पर विधायक के 9,955 रुपए का टिकट लेकर बोर्डिंग के लिए पहुंचे तो उन्हें पता चला कि स्पाइसजेट का जो ये पैसा है वो दिया ही नहीं गया, जिसके बाद विधायक को दूसरा अतिरिक्त टिकट लेना पड़ा। इसके साथ ही टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के इस जालसाजी के खिलाफ विधायक ने थाने में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया है और साथ ही तहरीर भी दी है। इसके साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। आपको बता दें, स्पाइसजेट का नाम लेकर जो है अवैध वसूली, ये या कह सकते हैं जालसाजी की जो घटना है उसको अंजाम दिया गया और विधायक से पैसे ले लिए गए। और जब वो टिकट लेकर एयरपोर्ट पहुंचे तो पता चला कि उन्हें इन लोगों ने ट्रैवलुक कंपनी ने मुझसे 9955 रुपया दिल्ली से गोरखपुर आने का 2 व्यक्तियों का ले लिया और फिर उस पैसे को स्पाइसजेट में जमा नहीं किया। फल ये हुआ कि मेरे लिए सीट आरक्षित नहीं थी और जब इस धोखाधड़ी की मुझे जानकारी हुई तो मुझे दोबारा अलग से पैसा दे करके आरक्षण कराना पड़ा। वो अपनी जिम्मेदारियों से भी बचते रहे जब तक कि मुझे स्पाइसजेट के अधिकारियों को फ़ोन करके कड़ा स्टैंड नहीं लेना पड़ा। तो यह छल है, कपट है, धोखाधड़ी है, ठगगिरी है, अमानत में खयानत है और निजी संस्थाएं अगर ऐसा करेंगी तो हम लोग उन्हें नियंत्रित करेंगे और उन्हें दंडित करेंगे। इन लोगों ने तो वहीं इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन यादव जो हैं जुड़ चुके हैं। सचिन जी, क्या कुछ रहा ये पूरा मामला, जरा विस्तार से बताइए। जी, गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कैंट थाने में स्पाइसजेट एयरवेज के टूर एंड ट्रैवल एजेंसी के खिलाफ विधायक ने दर्ज करवाया मुकदमा। जी, विधायक का आरोप है कि एयरवेज के एक निजी संस्था द्वारा टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी के माध्यम से मैंने एक रिजर्वेशन बुक कराया जो 2 लोग का था, जिसमें 99,955 रुपए का था। मैंने बोर्डिंग के लिए पहुंचा तो पता चला कि उन्होंने स्पाइसजेट को पैसा नहीं दिया गया। फिर मुझे दूसरा अतिरिक्त टिकट लेना पड़ा, जिससे मैं फिर दोबारा दिल्ली से गोरखपुर आया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आतंकवाद पर पाकिस्तान का साथ देने पर चीन के खिलाफ शहर के लोगों और व्यापारियों में काफी गुस्सा है। ये गुस्सा अब सामने भी आने लगा है। तो वहीं लोगों को कहना है कि चीन में निर्मित वस्तुओं को खरीदने की शपथ ले रहे हैं। तो दूसरी ओर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पहली बातचीत में ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के गोरख धंधे यानी कि व्यापार करने के गलत तरीकों पर खूब लताड़ लगाई है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप शासन के दौरान चीन को लेकर अमेरिका ने कड़े कदम उठाए, खुलकर चीन की विस्तारवादी नीति और तानाशाही रवैये का विरोध किया। कई मौकों पर चीन को सबक भी सिखाया गया। अब जो बाइडेन ने भी चीन को आईना दिखा दिया है। पहली बातचीत में ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बाइडेन ने स्वतंत्र ताइवान, हिंद प्रशांत क्षेत्र और गलत व्यापार नीतियों पर स्पष्ट संदेश दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार चीन के अपने समकक्ष शी जिनपिंग के साथ बातचीत में चीन की गलत व्यापार नीतियों, हांगकांग में उसकी सख्त कार्रवाई, शिनजियांग और मानवाधिकारों का हनन और बढ़ती सक्रियता के बारे में चिंता जाहिर की है। बाइडेन ने 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत की है। बाइडेन ने इस बातचीत के बाद ट्वीट किया है, मैंने आज राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात कर चीनी लोगों के लूनर न्यू ईयर की शुभकामनाएं दी। मैंने चीन की आर्थिक नीतियों, मानवाधिकार उल्लंघन और ताइवान को धमकाने पर चिंता जाहिर की। मैंने उन्हें बताया है कि जब अमेरिका के लोगों को फायदा होगा तो मैं चीन के साथ अब काम करूंगा। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत पर व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा है
कि बाइडेन ने अमेरिकी लोगों की सुरक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा की अपनी प्राथमिकता को दोहराया और एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत की वकालत की। चीन लगभग 13 लाख वर्ग मील क्षेत्र में फैले दक्षिण चीन सागर को अपना संप्रभु क्षेत्र बताता है और क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकानों का निर्माण भी कर रहा है। इस क्षेत्र में चीन, ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम का नाम भी शामिल है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो वहीं चीन अब जितने भी J-20 फाइटर जेट बना रहा है उसमें वो खुद के विकसित इंजन का उपयोग कर रहा है। बीजिंग को लगता है कि उसका बनाया J-20 हर मोर्चे में राफेल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा। हालांकि ये बात अलग है कि चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 हमारे राफेल के आगे कुछ भी नहीं है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। सीमा विवाद के बीच भारतीय वायुसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। मार्च तक वायुसेना के बेड़े में कुछ और राफेल शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत के पास अभी 11 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, जिसकी संख्या मार्च तक बढ़कर 17 हो जाएगी। भारतीय वायुसेना में फाइटर जेट राफेल की बढ़ती संख्या से चीन घबरा गया। राफेल से मुकाबले के लिए वह अपने J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमान को अपग्रेड करने में जुट चुका है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन के शुरुआती J-20 लड़ाकू विमानों में रूसी इंजन लगा हुआ है, जिसे स्थानीय स्तर पर बनाए गए अधिक उन्नत इंजन के साथ बदलने की अब योजना पर काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि J-20 ट्विन सीटर में अभी लगे WC-10 को भविष्य में अधिक शक्तिशाली WS-15 इंजन से बदला जा सकता है। चीन ने अब तक कुल 50 J-20 लड़ाकू विमान का निर्माण कर लिया है। इनमें से कुछ भारत और साउथ चाइना सी के मोर्चे पर तैनात है। चीन अब जितने भी J-20 फाइटर जेट बना रहा है उसमें वो खुद के विकसित इंजन का उपयोग कर रहा है। बीजिंग को लगता है इसका बनाया J-20 हर मोर्चे पर राफेल के खिलाफ शक्तिशाली साबित होगा। हालांकि ये बात अलग है कि चीन का J-20 और पाकिस्तान का JF-17 दोनों लड़ाकू विमान राफेल के आगे कुछ भी नहीं है। चीनी J-20 की कुछ मुख्य भूमिका स्टील्थ फाइटर की है, जबकि राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। J-20 की बेसिक रेंज 1200 किलोमीटर है, जिसे 2700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसके जवाब में राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है और ये अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकता है। इसके अलावा राफेल का विंग स्पैन केवल 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति से पाकिस्तान भी बेचैन है। उसे राफेल के साथ साथ मोर्टियर, माइका जैसी मिसाइलों और भारत के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने परेशान कर रखा है। बता दें कि पाकिस्तानी वायुसेना वर्तमान में अपने 124 JF-17 फाइटर जेट पर ही निर्भर है। इसके अलावा उसके पास 40 से भी कम संख्या में F-16 और मिराज फाइटर जेट है। पाकिस्तान इस मामले में काफी हद तक चीन पर निर्भर हो चुका है। कुछ समय पहले भी दोनों देशों ने संयुक्त युद्धाभ्यास भी किया था। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।